तो मेक इन इंडिया क्यों करना है, तो स्किल इंडिया वाले पॉइंट रिसाइकल करोगे, कैसे करना है, 5 पिलर हमने देख लिया, और साइमल्टेनियसली मेक आउटसाइड इंडिया का क्या प्रोविजन था देख लिया। इकोनॉमिक सर्वे का इसमें क्या बोलना है कि सर्वे ने क्या सुधार बताए हैं मेक इन इंडिया को और इफेक्टिव बनाने के लिए। सर्वे बोलता है कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन जिसे लागू किया जा सकता है। एक प्रोटेक्शनिज्म, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ सुधार, एंड थर्ड एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कुछ सुधार। 3 टाइप के पॉलिसी इंटरवेंशन लागू हम लोग कर सकते हैं। और पिरामिड में आप नीचे से ऊपर जाओगे तो उसकी कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी और इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। मतलब एज ऑफ डूइंग के नाम पे कुछ आपने रिफॉर्म्स लिए तो वो दे विल बी हाईली इफेक्टिव एंड लिस्ट कंट्रोवर्शियल, और प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर आप जाओगे तो इट विल बी मैक्सिमम कंट्रोवर्शियल एंड मिनिमम इफेक्टिव। तो एक एक करके इन पे सर्वे का क्या बोलना है देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कुछ सुधार। फॉर एग्जाम्पल हम अपने टैक्स लॉज, लेबर लॉज, लैंड एक्विजिशन, ये सारे में कुछ ना कुछ सुधार करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अगर आपकी कंपनी में 100 या 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अपने नौकरी से निकालना है, देन यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब क्विक हायर एंड फायर अभी पॉसिबल नहीं था, बट राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ ये सुधार लाया कि 100 नहीं 300 लोग काम कर रहे हो तो फिर जाके आपने अनुमति ले उनको निकालना है। मतलब कि 101 से लेके अपने अप टू 30 इनके इतने वर्कर्स वाली जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, दे कैन क्विकली हायर एंड फायर पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस साइकिल्स। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, एज ऑफ डूइंग हुआ। सेम वे मनरेगा को स्किल अप्रेंटिस प्रोग्राम के साथ लिंक किया जाए ताकि अपने स्किल्ड वर्कर मिले और वो आसानी से वहां पर काम कर सके। अपने देश में कनेक्टिविटी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, बाहर से निवेश आ सके, उस कारण एफडीआई में कुछ सुधार करिए। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, सभी सेक्टर्स इससे बेनिफिट होंगे। दिस रिफॉर्म्स विल बी हाईली इफेक्टिव एंड लिस्ट कंट्रोवर्शियल। ये लैंड एक्विजिशन और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को छोड़ दे दो, बाकी सारे में ऑपोजिशन पार्टियां भी आपका कोई खास विरोध नहीं करेंगे, आसानी से आप रिफॉर्म्स लागू कर सकते हो। तो पहला आप क्या कर सकते हो, ये पॉलिसी इंटरवेंशन इन द नेम ऑफ एज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कुछ सुधार करें। कैसे? मान लो ये बोल दिया जाए कि ये प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सरकार सब्सिडी देगी, ग्रांट देगी, मुद्रा बैंक की मदद से उनको सस्ते में लोन दिलवाया जाएगा, फिर हम और SEZ डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप वहां पे लगाओ, 5 साल तो तक आपने कोई इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स भरने की जरूरत नहीं। इस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना के आप कुछ आगे बढ़ो। ये कंट्रोवर्शियल है और इफेक्टिव कम होगा। क्यों? आप समझो सब्सिडी आप दे रहे हो और ये SEZ बॉन्ड के कंपनियों को बोलते हो कि हम आपसे इनकम टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, तो मतलब सरकार की आमदनी कम होगी और खर्चे तो जितने उतने ही रहेंगे, तो अपनी फिजल डेफिसिट बढ़ेगी। तो फिर FRBM एक्ट के अंतर्गत जो 3% ऑफ GDP तक काबू करना है वो काम हो नहीं पाएगा, और फिजल डेफिसिट एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो इकोनॉमी को कैसे नुकसान कर सकती है, वो बॉन्ड यील्ड्स, ब्लैक मनी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वो सारे एंगल आप सोच सकते हो। नेक्स्ट, SEZ आप अगर और लाना चाहो तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, उसकी पूरी समस्या है। आप अपनी भारत की कंपनियों को सब्सिडी ग्रांट देना शुरू करोगे तो एक प्रकार से वो होगा कि विदेशी कंपनियों के सामने नॉन टैरिफ बैरियर खड़ा हो रहा है, और फिर WTO में जाके वो आपके सामने फरियाद कर सकते हैं। तो इन सारे कारणों से इस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसे कुछ सुधार लाए जाएंगे, दे विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लेस इफेक्टिव कंपेयर टू ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कुछ आप करो तो एज ऑफ डूइंग देख लिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन की प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म कैसे कि विदेशी माल भारत में आ रहा है उसके ऊपर आप ढेर सारा कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो। सेकंड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जब भी हो रहा, मान लो कि सरकार को गाड़ियां खरीदनी है तो वो बोलते हैं डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट कि वो भारत के अंदर ही उसका प्लांट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि टाटा भी अप्लाई कर सकता है, फोर्ड वाला अमेरिका की गाड़ी नहीं बेच सकता है, ही विल हैव टू सेट अप अ प्लांट इन साड़न। ऐसा कोई प्रोटेक्शनिस्ट आप मेजर शुरू कर दें, ये तो मैक्सिमम कंट्रोवर्शियल होगा। क्यों? बहुत सारे आप टैरिफ बढ़ाएंगे और ये प्रोक्योरमेंट में ऐसी बातें करेंगे तो WTO के और दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट वायलेट हो जाएंगे। सेकंड, इट इज अ टू वे स्ट्रीट, टिट फॉर टैट, कि भारत के अंदर आप विदेशी कंपनियों को परेशान करोगे तो सामने अपना माल फिर अमेरिका में जाएगा तो वो लोग भी ढेर सारा टैक्स वगैरह लगा देंगे। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स विल गेट सिमिलर ट्रीटमेंट एल्सवेयर। एंड थर्ड, मान लो आप ये बोल देते हो कि स्विट्जरलैंड से जो घड़ियां रहे उस पर हम बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ताकि वो स्विट्जरलैंड वाली कंपनी भारत के अंदर मेक इन इंडिया के नाम पे अपना प्लांट शुरू करे, तो वो तो रहने से हुआ साइमल्टेनियसली स्मगलिंग शुरू हो जाएगा। फिर वो आप याद करो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई,
अजय देवगन बेफिजूल मारा जाएगा और इमरान हाशमी दाऊद इब्राहिम बन जाएगा, है ना। तो वो प्रोटेक्शनिज्म आप करोगे तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। तो मतलब मेक इन इंडिया के नाम पे कुछ सुधार और कर रहे हैं, सर्वे बोलता है, और ये सुधार जो करने हैं द पॉलिसी इंटरवेंशन इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ सुधार है, प्रोटेक्शनिज्म। ऊपर जाओगे तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस कम होती रहेगी, ठीक है। ये अब तक 12-15 स्लाइड में मैंने जो आपको कथा की, ये कहां पर काम आ सकती है। एक सवाल देखते हैं। इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट हैज लिमिटेड पॉलिसी मनूवर्स टू प्रमोट मेक इन इंडिया। डिस्कस। जितने पत्ते शाकाल के हाथ में होते हैं उतने उसके आस्तीन में होते हैं। यहां पर अगर भारत सरकार मेक इन इंडिया प्रमोट करना चाहे तो आस्तीन में तो कोई पॉलिसी इंटरवेंशन है ही नहीं, और जो हाथ में पत्ते हैं वो भी बहुत कम है, लिमिटेड पॉलिसी मेजर्स अवेलेबल। ऐसा क्यों? ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में ऐसा ये समस्या क्यों? आप कुछ चर्चा करिए। ये मेरे दिमाग के ऊपर नहीं, ये ऐसा कॉलम में लिखा गया था कहीं हिंदू में, मैंने केवल नीचे लिख दिया है डिस्कस। इस प्रकार के वेग सवाल आपको मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में परेशान कर सकते हैं। तो अब आप जवाब में क्या बोल सकते हो? ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी और भारत के पास क्या पॉलिसी मेजर्स हैं, ये 3 लेयर वाला पिरामिड आप एक तो बता दो, और उसमें ऊपर जाने पर क्या क्या समस्या आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल टैरिफ बैरियर्स हमने खड़े किए, बाहर का माल भारत में लाने में उस पर बहुत सारा टैक्स लगाओ, WTO की समस्या, स्मगलिंग की समस्या। सेम वे नॉन टैरिफ बैरियर आप खड़े करोगे, सब्सिडी ज्यादा दोगे तो एक तो WTO परेशान करेगा, फिजिकल डेफिसिट अपनी बढ़ती जाएगी। और भी हमें मुद्दे जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, RCEP, ऐसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो भी चर्चा कर रहे हैं कि ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में हम एक हद से ज्यादा कोई नई दवाइयां कर नहीं सकते। तो इनकी आप थोड़ी थोड़े पॉइंट लिखो तो अपना ये 150 शब्दों में, 200 शब्दों में सवाल सेट हो सकता है, ठीक। वापस जूम आउट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के अंदर, तो पॉलिसी देख ली, MSME सेक्टर और बजट प्रोविजन, फैक्ट्री लेबर एंड कंपनी एक्ट रिफॉर्म्स देख लिए, स्किल इंडिया के नाम पे 3 दवाइयां हमने देख ली। फिर मेक इन इंडिया करना है तो उसके 5 पिलर की स्ट्रेटेजी की बात करी, एंड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, वो क्या है हमने देखा। अब ये यहाँ नीचे मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया पे सर्वे का क्या बोलना है, थोड़े और पॉइंट्स उसने दिए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए मेक इन इंडिया के नाम पे और स्किल इंडिया के नाम पे, एक तो क्यों लागू करना है, कैसे लागू करना है हमने देख लिया कि मेक इन इंडिया मतलब 5 पिलर, स्किल इंडिया तो उसकी एक ऊपर बैठा और नीचे 3 वो स्कीम थे, और यहाँ मेक इन इंडिया में अलग नए पॉलिसी इंटरवेंशन क्या हमने देखा। अब आगे इस टॉपिक से क्या सवाल हमको परेशान कर सकते हैं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में। पहला सवाल, सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नो कंट्री हैज बिकम अ मेजर इकोनॉमी विदाउट बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल पावर्स, एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेक इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। औद्योगिक क्रांति के बाद से कोई भी देश वो बड़ी इकोनॉमी नहीं बना है विदाउट फर्स्ट बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल पावर। ये स्टेटमेंट असल में दिया था ली कुआन यू ने। ये कौन थे? सिंगापुर के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये ओपनिंग लाइंस में कहीं पर दिया गया है। तो आप मतलब ये स्टेटमेंट और इसके अनुसंधान में मेक इन इंडिया का क्या महत्व है, आप चर्चा करो, पहला सवाल। सेकंड, द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। भारत का भविष्य का विकास मेक इन इंडिया भी उसमें महत्व का है, स्किल इंडिया भी महत्व का है। इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। थर्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ नेसेसिटेट्स ग्रेटर फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग देन सर्विस सेक्टर। डू यू एग्री? इंक्लूसिव ग्रोथ लाना है तो सर्विस सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप इस विधान से सहमत हैं कि नहीं है, चर्चा करो। इन तीनों सवाल में आप खासियत देखिए। मैं अगर आपको ऐसा बोलता कि स्किल इंडिया की चर्चा करो या सेलिएंट फीचर लिखो, तो आमिर खान जिंदाबाद के नाम पे आप 150 शब्दों में आसानी से सेट कर सकते हो। ये तीनों सवाल कैसे हैं? दीज आर वेग जेनेरिक बोल बच्चन टाइप के सवाल है ना। और ये ऐसा नहीं कि मैंने अपने दिमाग से जोड़ के बनाए हैं, ये स्टेटमेंट तो सर्वे में ही दिए हैं। मैंने तो सिविल लास्ट में लिख दिया कि एग्जामाइन दिस इंपॉर्टेंस, इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। और आप अगर मेंस 2014 का पेपर देखो तो इसी टाइप के बोल बच्चन सवाल, वेग सवाल निकल रहे हैं। समस्या क्या है इनको हैंडल करने में? एग्जाम के अंदर डायरेक्टली अगर आप सोचोगे कि मैं पॉइंट्स जोड़ना शुरू करूं तो अच्छे क्वालिटी का जवाब बन नहीं सकता, पहले से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा घर से, है ना। तो मतलब सर्वे ने इन सभी मुद्दों पे जो थोड़ी थोड़ी चर्चा की आज देख लेते हैं ताकि वो जवाब आप उस वक्त जोड़ सकें। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे उसका वॉल्यूम 1 एंड चैप्टर 7 उसमें ये बातें करी गई है मेक इन इंडिया की। मैंने अब तक जो आपको सवाल देखा है, कोई भी देश के जीडीपी को बहुत बढ़ाना हो तो 3 तरीके हैं उसके। एक, जियोलॉजिकल फैक्टर्स को आप उससे एक्सट्रैक्ट करो। सेकंड, ज्योग्राफी का फायदा उठाओ। एंड थर्ड इज
जीन्स, जीन्स मतलब लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देखते हैं जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जीन्स। ऐसे देश जो जियोलॉजी के नाम पे आगे बढ़ गए। जियोलॉजी कैसे कि उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज, न्यूक्लियर या पेट्रोलियम या कोल ऐसा कुछ था, या सोना, डायमंड्स, कुछ और भी। इसकी मदद से जो देश आगे बढ़ गए, जीडीपी उनका बहुत बढ़ गया। वेस्ट एशियन इकोनॉमीज, बोट्सवाना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ऐसे देश हैं कि उसकी मदद से आगे निकल गए। सेकंड इज ज्योग्राफी, मतलब आपके देश की टूरिस्ट इकोनॉमी, उसका फायदा उठा के आप निकलो। फॉर एग्जाम्पल बारबाडोस, मॉरिशियस, कैरेबियन, ये लोग अपने टूरिज्म की मदद से आगे बढ़ गए। थर्ड इज जीन्स, मतलब लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसकी मदद से कौन आगे बढ़ गया? चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश। अब भारत को कौन से रास्ते आगे बढ़ना चाहिए? जियोलॉजी के रास्ते। ऐसे तो अपने पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन समस्या है। फॉर एग्जांपल शेल गैस, तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए बढ़िया टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। अपने यहाँ रिजर्व तो है, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने ढेर सारा यू रिक्वायर्ड वाटर, और फिर तो बहुत सारी बॉटलनेक्स अपने पास है। सेकंड, कोल माइनिंग। ऐसा अपने पास कोल रिजर्व भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो पूरा स्कैम हो गया। उसके बाद लीगल इंटरवेंशन और पूरा मैटर आगे बढ़ नहीं रहा। तो जियोलॉजिकल अपने पास रिसोर्सेज है, लेकिन वो बाहर हम निकाल नहीं सकते। और पेट्रोलियम वगैरह तो इतना खास है ही नहीं कि हम वेस्ट एशिया जैसा अचानक से आगे बढ़ जाएं। सेकंड, ज्योग्राफी, मतलब टूरिज्म को आप बढ़ावा दो। अब आप समझो कि ये माली, मॉरिशस ऐसे देश, वो टूरिज्म के नाम पे आगे बढ़ सकते हैं। उनके हर एक घर में एक ऐसा होगा कि एक ड्राइवर, एक टूरिस्ट गाइड और तीसरा होटल में वेटर, है ना। भारत देश में ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपनी आबादी बहुत ज्यादा है। तो अकेले टूरिज्म के नाम पे आप जीडीपी में ढेर सारा आपको कोई प्रगति दिख जाए, इट इज डिफिकल्ट। हाँ, टूरिज्म को प्रमोट तो करना है, बट अलोन नॉट सफिशिएंट। तो फिर अपने पास क्या दवाई बची? थर्ड, क्या? जीन्स, मतलब लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे आप फोकस करो, और ज्यादातर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज इसी की मदद से आगे बढ़े। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वो सारे लोग। और अपने पास भी ऐसा लो स्किल वर्कर बहुत सारा है, तो अपना ये नेचुरल एडवांटेज भी है कि हम ये जीन्स इकोनॉमी की तरफ प्रगति करें। अब तक अपने पास क्या गलती हो गई? देखिए, कोई भी देश आगे कैसे बढ़ता है? सबसे पहले रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर वो काम शुरू करते हैं लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जीन्स। फिर थोड़ी और प्रगति होती है तो जेट्स, मतलब हाई स्किल इंटेंसिव कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। ये जेट्स मतलब फाइटर जेट्स, कॉर्पोरेट कमर्शियल प्लेन्स, ऐसा कुछ शुरू करेंगे। अपने मेक इन इंडिया में खामी क्या है? एग्रेरियन से सीधा सर्विस में जंप किया था, और अब क्या बोलते हैं कि एग्रेरियन से जंप करना है हमने सीधा जीन्स पे, नहीं जेट्स पे। ये मैं कैसे बता रहा हूं? आप देखो, मेक इन इंडिया याद करो, 30 सेक्टर पे हमने फोकस करना था। 30 सेक्टर कौन से आइडेंटिफाई किए थे? एविएशन है, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, है ना, फार्मास्यूटिकल, माइनिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट। इसमें से कई सारे ऐसे हैं जिसके मैक्सिमम उसमें काम करने के लिए अपने पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। लो स्किल तो है, जीन्स वगैरह तो हम बना सकते हैं, बट जेट्स बनाने के लिए वो मुश्किल है। तो ये पहली खामी हो गई अपने मेक इन इंडिया में। नेक्स्ट, मान लो मेक इन इंडिया बहुत आपने करवा दिया, बहुत सारा प्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो साइमल्टेनियसली इट रिक्वायर्स कि एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी उसकी मांग हो, क्योंकि भारत के अंदर वो सारा उत्पादन डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। चीन, थाईलैंड वगैरह भी आगे बढ़े तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया और वो सारा माल एक्सपोर्ट कर दिया। तो आप सोचो, अगर भारत में बहुत सारा उत्पादन कर भी दिया तो क्या दूसरे देश उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेंगे? नहीं, समस्या है। फर्स्ट, एक तो ये कि चीन वाले पहले से सस्ता माल बना के उन्होंने अपना दबदबा कर लिया है। सेकंड, कई देशों ने आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट बना लिए हैं, तो भारत का माल जाएगा तो भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा होगी कि वी कैन नॉट कम्पीट प्राइस वाइज। तो इस कारण से आपने बहुत सारा मेक इन इंडिया में करोगे तो वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दवाई क्या निकाली गई? मेक आउटसाइड इंडिया, है ना, कि अपना माल वो थोड़ा कंपोनेंट्स भेज दो CMLV पे और वहां से फिर कहीं और भेजेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्वे बोलता है कि अपना दबदबा है, वहां पे लो स्किल वर्कर भी है और ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन खुद तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता कि मकान नीचे से काट के आप बाहर बेच पाओगे। तो मतलब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ, एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज रैपिड ग्रोथ कैन नॉट कम। बट ये अपनी थोड़ी थोड़ी समस्या है, सर्वे ने बोला। तीसरी तकलीफ, हमने किस पे फोकस करना चाहिए? सर्विस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? देखिए, सर्विस सेक्टर पे फोकस करेंगे तो वहां पर यू रिक्वायर हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, तो
ग्रोथ तो आ जाएगा बट इट विल नॉट बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी को नौकरी रोजगार पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब ये तो जवाब हो गया कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी कहाँ पे फोकस करोगे? सर्वे बोला दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक तो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेकंड अनरजिस्टर्ड, थोड़े बहुत लेके ये कुछ काम कर रहे होंगे। सर्वे बोलता है कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे आर 7 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव देन दोज अनरजिस्टर्ड। और अगर भारत के सभी लेबरर और पूरा कैपिटल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगाते तो हम लोग साउथ कोरिया से भी ज्यादा अमीर हो जाते। लेकिन समस्या ये है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए स्किल वर्कफोर्स चाहिए, अपने पास की जगह क्या है, लो स्किल वर्कफोर्स है। गुजरात के उदाहरण से वो सर्वे अपने को समझाता है। गुजरात का जीडीपी इन एब्सोल्यूट टर्म्स हाँ बढ़िया है और अपना मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका 20% मतलब 1/5 आता है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। और गुजरात मॉडल वो पैरेलल चल रहा है अपना ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ साथ कि वहां पर भी 1/5 या उससे भी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपको मिल रहा होगा। लेकिन ये मॉडल भी इंक्लूसिव नहीं है। आप गुजरात के अंदर देखो कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में टोटल वर्कफोर्स का कितना काम कर रहा है, हार्डली 5% पीपल आर एम्प्लॉयड। वाई? क्योंकि वहां पर स्किल चाहिए, मिनिमम डिप्लोमा हो तब जाके कोई आपको रोजगार मिलेगा। सेकंडली, अगर आप ऐसा कोई मॉडल फोकस करके चलो कि हम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो साथ ही साथ अपने देश के गरीब राज्यों को, ये ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, उनको मालदार राज्यों से ज्यादा गति से ग्रोथ रेट दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज देयर विल बी रीजनल इम्बैलेंस, फिर नक्सल समस्या, वो सारी बातें आ सकती है। मतलब हाँ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए बट इट विल नॉट लीड टू एन इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये सारी समस्या यहाँ पर है। अब तक हमने बातें करी एक कि 3 तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी मतलब मिनरल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करो, सेकंड जियोलॉजी मतलब टूरिज्म बूस्ट करो, थर्ड जीन्स मतलब लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फोकस करो। दूसरी चर्चा की कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, इनमें से कहाँ पे फोकस करोगे? तो मैन्युफैक्चरिंग, और वहां पर भी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। लेकिन वहां काम करने के लिए जनता के पास स्किल होनी चाहिए, तो स्किल इंडिया चाहिए अपने पास। कुछ और बातें, कोई भी देश धीरे धीरे प्रगति करता है। शुरुआत में एक रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर चलते हैं वो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, मान लो जीन्स और शूज ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया। आप अमेरिका देख लो या यूरोप, वहां पर भी ऐसे ही प्रगति हुई। एंड लास्ट स्टेज में वो बन जाएंगे सर्विस जायंट्स, कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उनकी हेडक्वार्टर्स ही वहां पर होगा। फॉर एग्जांपल ये एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, नाइक, उनकी एमएनसी कंपनी के तो वो या तो अमेरिका में होंगे या यूरोप में। लेकिन आप अगर वो जूता निकाल के देखो तो मेड इन थाईलैंड, मेड इन चाइना। ऐसा क्यों? जैसे जैसे देश प्रगति करता है और एंड इट बिकम्स अ सर्विस जायंट, तो फिर वो अपना जीन्स वाला जो भी काम है, लो स्किल एक्टिविटी, वो आउटसोर्स में कहीं और बेचना शुरू कर देता है। भारत में क्या हुआ? प्री मेच्योर नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखो अमेरिका में क्या होगा कि पहले वो एग्रेरियन थे, फिर जीन्स और फिर सर्विस जायंट बन गए। मतलब धीरे धीरे वहां पर हुआ होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी जीन्स वाली फैक्ट्री बंद होती रहेगी और नीचे थाईलैंड वगैरह में उन्होंने आउटसोर्स किया होगा। भारत के अंदर कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं कि पहले एग्रेरियन फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर सर्विस। अपना तो सीधा जंप था, यहाँ पर एग्रेरियन से सर्विस जायंट हम बन गए। मतलब ढेर सारा कैपिटल और सभी दिमाग वाले लोग ये सर्विस में ऑक्यूपाइड हैं। सर्विस सेक्टर अपने को डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिखा रहा है, यस, लेकिन क्या वो इंक्लूसिव ग्रोथ है? नहीं। और आप सोचो कि अचानक से अब हम ये बोले कि नहीं जीन्स पे फोकस करना है, तो मतलब कि यहां से सर्विस वाला कैपिटल आप वहां पर शिफ्ट करो जीन्स में, और एग्रीकल्चर का लेबर आप शिफ्ट करो वापस जीन्स के अंदर। तो अचानक से आप ऐसा कुछ करोगे तो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब एवरीथिंग, और वो आपको इतना बढ़िया रिजल्ट दिखा नहीं पाएगा। पुराने लेक्चर के अंदर हमने देखा जीडीपी कैलकुलेशन, वहां से आप याद करो। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, ये क्या एक प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री है और ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है? अराउंड 20%। लेकिन आप सवाल पूछो कि भैया फाइनेंशियल और रियल एस्टेट में कितने लोग नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं? हार्डली 2%। मतलब ये सर्विस वाला फोकस है, ये कभी इंक्लूसिव हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग इतने वहां काम नहीं कर सकते। ठीक, अब तक ये जो बोल बच्चन किया है इतनी सारी स्लाइड में, ये कहां पर काम आ सकता है? मेंस या इंटरव्यू में आपको कुछ पूछ सकते हैं, मेक इन इंडिया इज अ फ्लॉड आइडिया, डू यू अग्री और नॉट? मेक इन इंडिया में खामी है। देखिए आप चाहे तो अच्छा भी बोल सकते हैं और इसके अगेंस्ट में बोलना है तो भी बोल सकते हैं। अब तक की हमने जो स्लाइड में देखा वो लार्जली इट वाज नेगेटिव पॉइंट या एंटी पॉइंट में हमने देखा। फॉर एग्जांपल कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है नहीं। सेकंड,
एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो करने में काफी समस्या आएगी। थर्ड, अपना जो ये प्री मेच्योर नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी समस्या है। वहां से अगर फिर हमने सर्विस सेक्टर का कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया और एग्रीकल्चर की जनता मैन्युफैक्चरिंग में, तो अचानक से बबल क्रिएट हो जाएगा, उसे वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। एंड लास्टली राजन भाई का ये बोलना है कि बस चाइना के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी सक्सेस हो गई तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक देश में वो सक्सेस हो ही जाए, है ना। जैसे कि एक टॉपर अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेके हो गया तो ऐसा नहीं कि हर एक पब एड वाला फिर टॉपर बन जाए। राजन भाई का ये बोलना है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी उनकी पूरी, मतलब उनका मिजाज और ग्रोथ रेट और वो सारा चीज अलग है। जरूरी नहीं कि भारत उसे रेप्लिकेट करे तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स विल बी अचीव। ठीक, एनीवेज आप अगर मेक इन इंडिया के हक में है तो आप अच्छा बोल सकते हैं, जो मैंने पहले बताया पुरानी साइड में कि स्किल इंडिया वाले पॉइंट्स को आप रिसाइकल करो। एंटी में अगर कुछ बोलना है तो ये सारी बातें कर सकते हो। प्रो में बोलना है, एंटी में आपकी मर्जी, बट द रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास दमदार पॉइंट होने चाहिए। ठीक, थोड़ा आप स्किल के बारे में बात कर लें। स्किल में क्या चैलेंज? फ्रॉम द 50s to 90s उस जमाने के लोगों को आप देखिए, ज्यादातर कोई इंग्लिश मीडियम में जाना है, प्राइवेट स्कूल में जाना है, ऐसा कोई पेरेंट्स का भी दबाव नहीं था, कोई वो माहौल था ही नहीं। वाई? जब पेरेंट्स एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उसमें अपने को रिटर्न कितना मिलेगा, है ना। उस जमाने में ऐसा, अब हिंदी मीडियम में, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कुछ भी पढ़ो, सरकारी नौकरियां या ऐसी कोई, इवन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां थी नहीं। कॉलेज किया नहीं किया, डिप्लोमा किया नहीं किया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोजगार हर एक को मिल जाता था। तो ये जो पूरी जनरेशन है अपनी फ्रॉम द 50s to 90s, वहां से जो पढ़ाई करके आए हैं, देयर आर ऑल लो स्किल जनरेशन। अपना ये इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये स्किल का कंप्यूटर ट्रेनिंग लेनी है, इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, ये सारा दबदबा कब से बना? फ्रॉम द मिड 2005। क्यों? वो पुराना अपना सर्विस सेक्टर ग्रोथ, और उसके कारण अब पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ा दिया तो विल गेट गुड रिटर्न ऑन दैट एजुकेशन। तो ये अपना इंग्लिश मीडियम वाली बूम कहां से है? 2005 से है। अब आप समझो, ये जो बच्चे अभी स्कूल में भर्ती हुए, वो अपनी स्कूल कॉलेज खत्म करके वर्कफोर्स में कब एंटर होंगे? 2020 या उसके बाद। तो अगर सरकार ये बोले कि ये सारी जनता अपने पास आएगी हाईली स्किल, तब हम मेक इन इंडिया 2020 में शुरू करेंगे, इट इज डिफिकल्ट। तो अभी के लिए मेक इन इंडिया में जुगाड़पंथी से भी किससे काम लेना है हमने? ये 50s to 90s वाली जनरेशन से। तो इन सबको हमने रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेट कैसे? कि उनके पास लो स्किल है, वहां से हाई स्किल वाले ग्रुप में भेजना है, तो ये तालीम देंगे कैसे? वो दीनदयाल और वो आमिर खान, प्रधानमंत्री कौशल, वो सारी बातें हो रही है। लेकिन ये कितना सफल होगा, ये तो ओनली टाइम कैन टेल। तो ये और एंगल कुछ सर्वे बात कर रहा है। ठीक, ये वापस कैसे परेशान कर सकता है? द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। भविष्य का भारत का आर्थिक विकास, उसके लिए मेक इन इंडिया भी जरूरी, स्किल इंडिया भी जरूरी। इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, विस्तृत में चर्चा करो। तो बस अभी तक हमने जो स्लाइड्स में देखा, एक तो हमने जीन्स इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा, फिर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक्सपोर्ट डिमांड, तभी जाके जीडीपी बढ़ सकता है। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए ये काम चाहिए। लेकिन रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने के लिए अपने पास स्किल वर्कफोर्स चाहिए, दूसरी बात। एंड तीसरी, अपने पास स्किल वर्कफोर्स इसलिए नहीं है बिकॉज देयर वर पुअर रिटर्न ऑन एजुकेशन फ्रॉम 50s to 90s। उस वक्त इंग्लिश मीडियम और कंप्यूटर और वो सारा था ही नहीं। क्यों? उस वक्त सीसेट भी नहीं था, तो ऐसा कि हिंदी मीडियम में पढ़े तो आपके साथ नाइंसाफी हुई। सो ये सवाल आप समझिए क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जीडीपी बढ़ाना है, एक बात करोगे आप। सेकंड, उसके लिए मेक इन इंडिया जरूरी है। क्यों जरूरी है? जीन्स इकोनॉमी और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और ये सारी बातें करोगे। स्किल इंडिया जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया में जनता स्किल वाली चाहिए, और आप पुराने वाले सारे पॉइंट दे दो तो हो जाएगा। यही सारी बात वो टेबल बना के भी सर्वे में दिखाई गई है, आप देख लीजिएगा। ठीक, अब तक जो हमने बातें करी, पिलर्स ऑफ इकोनॉमी और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने देखा एग्रीकल्चर में क्या काम करना था, फूड प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में क्या करना था। फिर आज जो बातें करी तो स्किल इंडिया के अंतर्गत 3 बड़ी बातें, और मेक इन इंडिया के नाम पे 5 पिलर्स, 3 पॉलिसी इंटरवेंशन, और फिर ये जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जीन्स, ये हमने देखा। अब सर्विस सेक्टर में थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन की चर्चा करेंगे। सर्विस सेक्टर में जो बातें करनी, एक तो रैंकिंग, फिर टूरिज्म, आईटी सेक्टर के बाद में ई कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट। सर्वे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो अपने को कहीं ऐसे में आप कोट कर सकते हो, कहीं एमसीक्यू में थोड़ा बहुत परेशान कर ले, देख लेते। सर्विस सेक्टर के अंदर पूरे विश्व में
यूएसए नंबर 1 है, ओवरऑल जीडीपी आप निकालो, मतलब यूएसए का एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कुल मिला के तो भी वो नंबर 1 पे है। सर्विस सेक्टर का जीडीपी निकालो तो भी वो नंबर 1 पे है। सेम वे चाइना इज ऑन नंबर 2, जापान इज ऑन नंबर 3। नीचे आप आओ तो भारत ओवरऑल जीडीपी के नाम पे 10वें नंबर पे है विश्व में, और सर्विस सेक्टर जीडीपी के नाम पे 11th रैंक है अपना, पहली बात। नेक्स्ट, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट की जब बात हो तो अपना पहला नंबर है, ओवरऑल में अपना 10वां है, बट सर्विस एक्सपोर्ट के नाम पे हम पहले हैं। नेक्स्ट थिंग, हर एक राज्य का अपना जीएसडीपी होगा, है ना, कि वहां पर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप अगर देखो हर एक राज्य एंड यूनियन टेरिटरी में, तो चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये तीनों के अंदर सर्विस सेक्टर मेजर कंपोनेंट है उनके अपने जीएसडीपी का। और सबसे अंत में है ये छत्तीसगढ़, अरुणाचल, सिक्किम, ये वो। एमसीक्यू में कैसे कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में सर्विस सेक्टर उनके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जवाब उसका होगा चंडीगढ़। फिर आप तुक्केबाजी में कि भाई कर्नाटक और उसके अंदर बैंगलोर और बैंगलोर का फिर वो आईटी बूम है तो नंबर 1 कर्नाटक होगा, तो गलत हो जाएगा। कर्नाटक है लेकिन वो है अराउंड 5th या 6th नंबर पे, आप ये पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, बाहर से जो एफडीआई भारत में आता है, मैक्सिमम एफडीआई कहां पर आता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स? सर्विस सेक्टर के अंदर। और रैंकिंग के मामले में हम देखें तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ जोड़ के सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है सर्विस सेक्टर में, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन में, 3rd टेलीकम्युनिकेशन, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, फिर होटल टूरिज्म। ये अपने टॉप 5 सेक्टर है। ये रैंकिंग बन गया अगर एमसीक्यू में उसने पूछना हो तो। टूरिज्म की कुछ बात करें फ्रॉम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, पूरे विश्व का जीडीपी उसमें $7 ट्रिलियन टूरिज्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुल मिला के 250 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑक्यूपाइड हैं। हर 11 में से एक व्यक्ति टूरिज्म रिलेटेड कोई नौकरी रोजगार कर रहा है। भारत के अंदर बात करें तो 5% डायरेक्ट एंड 7% इनडायरेक्ट जॉब्स आर बिकॉज ऑफ दिस टूरिज्म। उसे और बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट हम डेवलप करेंगे, गंगा क्लीनिंग शुरू किया गया। फिर बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं तो वीजा ऑन अराइवल, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, वो सारी सिस्टम लागू की। फिर क्लीन इंडिया मिशन वो चल रहा है। बट एज सच अपने पूरे विश्व में जनता जो घूमने जाती है सबसे ज्यादा जाती है फ्रांस के अंदर, फिर यूएस, फिर स्पेन। उस हिसाब से भारत के अंदर हार्डली 6 मिलियन आर कमिंग। तो हम अभी और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट साइमल्टेनियसली ऐसा भी नहीं कि एकदम से बहुत बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन दैट जीन्स एंगल, लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ठीक, आगे आईटी कॉमर्स की बात करें, आईटी कम्युनिकेशन, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी। 35 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉय हो गए हैं। ग्लोबल कंपेटिटिव, लेकिन समस्या ये है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के मुताबिक ब्रिक्स देशों में अपना इनोवेशन के नाम पे, R&D के नाम पे हम एकदम बॉटम लाइन पे है। इंटरनेट पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इनका भी पेनिट्रेशन कम है, जिस कारण मैक्सिमम इसे हम लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें और बातें करेंगे कि सर्विस सेक्टर को और उसका एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या नए प्रावधान किए गए, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इनोवेशन में यही ग्राफ से उसने दिखाया है कि भारत सबसे खड्डे में है। रैंकिंग के बारे में कुछ देख लिया, टूरिज्म, आईटी की बात कर ली। अब ई कॉमर्स और एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। ई कॉमर्स और रिटेल ट्रेड, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है भारत में, कारण 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 35, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, वो ज्यादा खरीदारी करते हैं। फिर कि अर्बन न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। ई कॉमर्स अगले 5 सालों में 50% बढ़ेगा, लेकिन ई कॉमर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो आप पुराने कायदे को सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा सर्वे बोल रहा है। नेक्स्ट, रिटेल के अंदर एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, ये वॉलमार्ट वगैरह भारत में आ सके तो 51% एफडीआई इज परमिटेड, लेकिन बहुत सारे कैवियट्स कि सिलेक्टेड राज्यों में ही अनुमति है, फिर वहां पर भी कि आप शहर से इतने किलोमीटर बाहर लगाना होगा, 30% प्रोक्योरमेंट एमएसएम इंडस्ट्री से करना पड़े, ऐसे सारे बहुत सारे कैवियट लगाए हैं, तो कोई आ नहीं रहा है। बजट 2015 और ये अपना सर्वे, ये दोनों ही साइलेंट है एफडीआई के बारे में, ये मल्टी ब्रांड में लाना है नहीं लाना है, दे आर साइलेंट। एंटरटेनमेंट, सबसे ज्यादा टीवी कहां पर है? अमेरिका में, फिर चाइना, फिर इंडिया के अंदर 16 करोड़ टीवी है। अपना टेलीविजन, प्रिंट, एनिमेशन, वीएफएक्स, ये पूरी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। सरकार ने नया काम क्या किया? डिजिटाइजेशन ऑफ केबल टीवी, वो हर एक जगह सेट टॉप बॉक्स लगाना है। 4 फेजेस में ये लागू करेंगे, बाय द एंड ऑफ 2016 ये हो जाएगा। फायदा ये होगा केबल डिजिटाइजेशन से एक तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, वो एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स के नाम पर, एंड जनता को भी अच्छी क्वालिटी की चैनल क्वालिटी विल बी बेटर। एंटरटेनमेंट के अंदर भारत में बहुत ज्यादा स्कोप है, और एफडीआई के मामले में न्यूज ब्रॉडकास्ट 26%, डीटीएच,
केबल टीवी तो 74%, फिल्म प्रोडक्शन 100%, और इस कारण से डिज्नी, फॉक्स, सोनी ये सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं। फिर चैनल कितनी है, 800 से ज्यादा, रेडियो कितने हैं, 200 से ज्यादा, कम्युनिटी रेडियो कितने हैं, 100 से ज्यादा, DTH 7, ठीक है। ये सारा कहाँ पर परेशान, वो नॉन यूपीएससी में ऐसा कोई ना कोई जीके टाइप के सवाल निकलते हैं। एनीवेज, और भी बहुत सारी सर्विस है जिसपे आज चर्चा नहीं हो पाई, शिपिंग, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, ये सारी हम बातें करेंगे जब सर्वे के इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में ये सारे डिटेल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक जो अपनी गाड़ी अटकी थी कहां पर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, वो आज खत्म हो गई ज्यादातर। आगे जो चर्चा करनी है डिसइन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अलग एंकर में देखेंगे। इंश्योरेंस में और उसमें FDI वगैरह, वो बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सर्वे चैप्टर्स के साथ बात करेंगे। HRD, सोशल सिक्योरिटी, कुछ एजुकेशन रिलेटेड बात, वो आएगी HRD रिलेटेड चैप्टर्स में। अभी ब्रेक के बाद हम जो चर्चा करेंगे वो ये महंगाई के बारे में, कि ये एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन साथ में महंगाई भी, तो उसकी थियरी, करंट थोड़ा देखना है। ब्रेक के बाद देखते हैं। दस मिनट ब्रेक लेंगे।